Hello students, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालूगर. इस चैनल पे हम आप लोगों को होम साइंस की सभी फील्ड्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज तक पढ़ाएंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक न्यूट्रिशन. टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? जो भी शरीर में हम भोजन अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए जो भोजन लेते हैं, उस भोजन से जो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के हर पार्ट को काम करने में सहायक होते हैं. अब व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट अगर हम सही मात्रा में अपने भोजन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ले रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. अब बात आती है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन साइंस. हमें अगर ये पता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है और हमें उसे कब और कितनी मात्रा में और कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो यही ज्ञान हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है. अब बात आती है व्हाट इज़ एडिक्वेट, ऑप्टिमम एंड गुड न्यूट्रिशन. हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन हमें सही मात्रा में लेना क्यों आवश्यक है, या हम गुड न्यूट्रिशन को गुड न्यूट्रिशन की संज्ञा में क्यों रखते हैं. क्योंकि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, अगर वो सही मात्रा में हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो हमारे मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल स्टेटस. अब हमें ये तो पता है, हमने इतने उसमें पढ़ लिया कि हमें फूड लेना ज़रूरी है, फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है? अगर वो न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी नॉलेज ही हमें बताती है कि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो कौन से स्तर का है. अच्छा, सामान्य यानी कि गुड, फेयर और पुअर स्टैंडर्ड का. अब आता है व्हाट इज़ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस. जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भोजन से अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं. वही न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन के स्टेटस में या गुड न्यूट्रिशन की संज्ञा में आता है. हेल्थ. WHO ने हेल्थ को सिर्फ शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास न होकर किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर में ना होना ही हेल्थ कहलाता है. WHO ने हेल्थ को की संज्ञा को सही या गलत होने के लिए माल न्यूट्रिशन का नाम दिया है. माल न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर को हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोषक तत्व मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं, तो दोनों ही अवस्था में हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न होती है और वो कुपोषण कहलाती है. माल न्यूट्रिशन को भी हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन सिर्फ यानी कि कम मात्रा में या अधिक मात्रा में, अगर हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिएंट कम मात्रा में या अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो दोनों ही अवस्था कुपोषण कहलाती है. यानी कि किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता, दोनों ही कुपोषण की स्थिति कहलाती है. व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल केयर. अब हमें ये पता है कि हमें इस भोजन से ये न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सही खाना पकाने के तरीका इस्तेमाल ना करने की वजह से वो न्यूट्रिशन खाना बनाते वक्त ही ख़त्म हो जाते हैं. तो अगर हमें सही न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमें भोजन पकाने की सही जानकारी होना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे भोजन की जो पोषण का स्तर है वो बना रहे और हमें सही मात्रा में थोड़े अमाउंट के खाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो जाए. तो मोटे तौर पर हम न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पोषक तत्वों को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर में मुख्य तौर से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं. मैक्रो जैसे कि नाम से क्लियर है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और जल. उसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये बहुत थोड़े मात्रा में हमारी बॉडी में कार्य करते हैं, जिनको हम कहते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट आता है, अब हम अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को वन बाय वन थोड़े थोड़े तौर पर पढ़ेंगे. व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पे हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन है. इसका मेन काम हमारी बॉडी को सीधे तौर पर ऊर्जा प्रदान करना होता है और
हमारे शरीर और दिमाग के अंगों तक ऊर्जा पहुंचाना और बाकी जो पोषक तत्व होते हैं उनको पचाने में ये हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है जब हमारी बॉडी में भोजन से ऊर्जा पचाता है, परिवर्तित करता है, तो वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है ताकि वो हमारी रक्त में, हमारे ब्लड में आसानी से घुल जाए। और जो बचा हुआ ऊर्जा होता है, क्योंकि जितना खाना हम खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि जितनी हमें चाहिए न्यूट्रिशन उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, तो बचे हुए न्यूट्रिशन को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर यकृत और पेशी कोशिकाओं में इकट्ठा कर देता है। अब आता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दो तरह से हम बांट सकते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सरल सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ्रूट्स से मिलता है, इसका बेसिकली ये सीधा हमारे रक्त में घुल जाता है, यानी कि जैसे हमने कंज्यूम किया, फलों को हम सीधा खाते हैं, डायरेक्ट छील कर हमने खा लिया और वो हमारी बॉडी में सीधे मिक्स हो जाते हैं हमारे ब्लड में और हमें ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिनको हमें सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करके खाना पड़ता है, जैसे कि आलू, चावल, पास्ता, इनको हम कच्चा नहीं खा सकते, इनको हमें पहले पकाकर सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना पड़ता है, तब ये हमारी बॉडी में कंज्यूम होते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मुख्य तौर पर हमारे शरीर में कार्य करने के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स किनको कहते हैं? मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होती है, यानी कि सबसे सरल शुगर इसको कहा जाता है। ये आसानी से हमारे शरीर में घुल जाती है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था वो मोनोसेक्राइड की एक वैरायटी है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मैनोज। डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड के दो जो हमारे इसके दो ग्रुप हैं उनसे मिलकर डाइसेक्राइड बनता है। इनको भी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ता है हमारी बॉडी में कंज्यूम होने के लिए, जैसे लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कई सारे मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लैक्टोजन। जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा उसको हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए उसको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लैक्टोजन आदि। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट आता है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन हमें दालों से और जितने भी हमारे लेग्यूम्स एंड पल्सेस हैं इससे मिलता है। इसमें सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं मेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसका मुख्य तौर पर कार्य हमारे शरीर के निर्माण करने में, मरम्मत करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में होता है। इसका सेकेंडरी काम ब्लड, स्किन, हमारे बालों को, नाखूनों को प्रॉपर रखने में और उनकी मरम्मत करने के लिए करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में पेप्टाइड और अमीनो अम्ल के रूप में पचने के बाद हमारी बॉडी में जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन, यानी कि संपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। जो हमारे प्रोटीन हैं यानी कि जो हमारे अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल हमारे 20 तरह के होते हैं, जिसमें कि 9 हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 11 हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये जो 9 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं ये जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें सही मात्रा में होना इनका आवश्यक है, और अगर इनमें से कोई भी, अगर ये सही मात्रा में आवश्यक है तो ये हमारे संपूर्ण प्रोटीन कहलाएंगे, और अगर इनमें से कोई एक या उससे अधिक हमारे भोजन में नहीं है इन आवश्यक अमीनो अम्ल में से, तो उसको हम अपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में रखेंगे। अब आता है व्हाट इज़ अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन जो हमारा बनता है वो अमीनो अम्ल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि अमीनो अम्ल के छोटे छोटे खंडों से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल एक तरह का कार्बनिक यौगिक है जिसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल की जो चेन है, जो कार्बन परमाणु की चेन है, वो कार्बन परमाणु की चेन बन जाती है, कार्बोलिक समूह बनाता है अमीनो अम्ल के साथ मिलकर। अब आता है हमारे इसमें जो हमारे अमीनो अम्ल हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड और कंडीशनल अमीनो एसिड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 20 में से 9 हमारी बॉडी में असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। ये आवश्यक अमीनो अम्ल हमें भोजन द्वारा
ग्रहण करने ही पड़ते हैं। अगर ये ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, माल नरिशमेंट है, उसकी स्थिति शुरू हो जाती है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन से आते हैं? ये वो 11 अमीनो अम्ल हैं कि इनको हम भोजन द्वारा ग्रहण करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे शरीर में अपने आप बन जाते हैं। अब आ जाते हैं कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि आवश्यकता अनुसार अमीनो अम्ल। इन अमीनो अम्ल को वैसे हम अनावश्यक अमीनो अम्ल में ही मानते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि किशोर अवस्था में, गर्भावस्था में, या बहुत कोई सीवियर बीमारी हो गई है, किसी को सदमा लग गया है, ऐसी स्थिति में हमें इन वाले अमीनो अम्ल की मात्रा भोजन में बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है वसा, यानी कि फैट। फैट भी हमारी बॉडी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। ये इसका जो मेन कार्य है, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है उसको स्टोर करके रखना होता है हमारी बॉडी में। ये एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला समूह है। इसके बेसिकली तीन कार्य इसके हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में ये जो हमारी बॉडी में एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उस एनर्जी को खर्च नहीं होने देता है फिजूल में। दूसरे, हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। तीसरा ये हमारी बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि हमें अधिक गर्मी और अधिक सर्दी दोनों के ही तापमान से बचाता है। उसके बाद आता है फैट्स। फैट्स हमारे जो वसा के प्रकार हैं, वसा हमारा 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है: सिंपल फैट, कॉम्प्लेक्स फैट एंड डिराइव्ड फैट्स। यहाँ पर जो हमारे फैट्स हैं उसको जब हम कंज्यूम करते हैं या हमारी बॉडी में जब वो एब्जॉर्ब होते हैं तो उनको 3 तरह से विभाजित किया जाता है: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। अब आता है व्हाट इज सैचुरेटेड फैट। ये वो फैट हैं, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं और ये बेसिकली हमें फूड यानी ये हमें बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स जो योजन है वो नहीं बना हुआ होता है। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स बेसिकली ये हमें प्लांट रिसोर्सेज से मिलते हैं, जितने भी वनस्पति जन्य है उससे मिलते हैं, और ये सामान्य तापमान पे भी तरल अवस्था में ही रहते हैं। जितने भी ऑयल्स हैं, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, मक्का का, सरसों का, सूरजमुखी का, कुसुम का, सोयाबीन का, जितने भी तरह के तेल हैं, ये सारे हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि असंतृप्त वसा में आता है। उसके बाद आता है बहु असंतृप्त वसा। ये वो वसा है, ये वैसे तो इनको देखा जाए तो ये तेल जैसे ही दिखने में होते हैं, लेकिन इनको, और ये सामान्य तापक्रम पे भी ये भी तरल अवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अलग रखा गया है क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि फैटी फिश, वनस्पति यानी कि प्लांट बेस्ड ऑयल, सीड्स, नट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है जल। अब जल भी एक हमारी जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमें पता है कि पानी के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में 60% वाटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है वो पूरी तरह से, हमारी बॉडी का चौथाई हिस्सा भोजन से चलता है और हमारी बॉडी का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर की वजह से चलता है। एक जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करने वाला इंसान है उसको एक दिन में 8 से 8 ग्लास पानी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जल की हमारी बॉडी में और क्या एक्टिविटी है, जितनी भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो हमारी जल की मदद से ही सुचारू रूप से चलते हैं। जल हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसकी लिक्विडिटी को बनाए रखता है, उसकी तरलता को बनाए रखता है, जिसकी वजह से वो सर से लेके पैर तक की सारी जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं उसमें आसानी से बह जाता है, मतलब उसमें आसानी से घूमता रहता है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।